आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम ऑली बोर्ड का लाइव मॉक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1 से 2 जून के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसको मैंने 1 जून के मॉर्निंग में ही अटेम्प्ट किया था और मैंने उसी टाइम पे आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था और हमने कहा था कि इसको हम 2 जून के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने 176.5 स्कोर किया है, लेकिन मेरी रैंक थोड़ी सी बेकार है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेटर और कर सकता था, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैंने मैथ्स में एक बहुत ही बेकार सी सिली मिस्टेक की, जो कि सिंप्लीफिकेशन की थी। एक्चुअल मैंने यूनिट डिजिट, वहाँ पे मैं यूनिट डिजिट से कर रहा था, तो वहाँ पे ऑप्शन में 2 जगह यूनिट डिजिट 2 थी। मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, मुझे दिखा ही नहीं, तो मैंने एक पे टिक मार के आगे बढ़ गया, तो इस वजह से मेरा एक गलत हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने गलत कर दिया। इससे आप एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीख सकते हो कि आप देखो, ये एक गलत होने की वजह से जो मेरी रैंक है मैथ्स में वो 9000 पहुँच चुकी है। मतलब यहाँ से ये समझ सकते हो ना कि कंपटीशन कितना हाई है। 5% बच्चे मैथ्स में फुल स्कोर कर रहे हैं, और अगर मैं रीजनिंग में एक गलत कर देता ना तो मेरे ख्याल से ये शायद 10% बच्चे आगे निकल जाते हैं मुझसे। ठीक है, तो इस लेवल का कंपटीशन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बस आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो अपनी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। देखो यहाँ पे अगर आप मैथ्स में देखो तो मैथ्स में मेरे 2 गलत हुए, सॉरी इंग्लिश में मेरे 2 गलत हुए और दोनों मेरे ईडियम्स के ही गलत हुए थे। यहाँ पे ईडियम्स का एक मतलब तो मुझे पता था, लेकिन मैंने सेंटेंस बनाने में गलत कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से आप एक चीज़ और देखो ना कि मैंने 2 क्वेश्चन गलत किए और यहाँ पे मुझसे 20% बच्चे लगभग आगे निकल चुके हैं। मतलब 20% बच्चे यहाँ पे 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों सब्जेक्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें एक बच्चे के इन तीनों में स्कोर लगभग काफ़ी अच्छे थे। एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, मुझे याद आया, जिनमें मेरे ख्याल से तीनों में 50 थे और शायद शायद एक में कम था कुछ ना, और उसके इसमें लगभग 20-25 नंबर थे सिर्फ। ठीक है, जिस वजह से तो पीछे हो गया काफ़ी। और भी एक बच्चा था जिसके 50 में 50 ऐसे मतलब काफ़ी अच्छे नंबर थे, और इसमें उसके नंबर हो गए 20 के आसपास, 25 के आसपास हो गए। तो समझ रहे हो, काफ़ी ख़राब सा नंबर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख लो, और आप को मैं जीएस में दिखाता हूँ। जीएस में भाई आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा खासा, कम से कम 30 प्लस हर बार लाओ। ठीक है, और साथ में अगर मैं आपको टाइमिंग में दिखा दूँ तो आप देखोगे टाइम जनरल आपको रीजनिंग में 12 मिनट लगता है, लेकिन मैंने 15 मिनट लिया है। यहाँ पे भी लोग 4 मिनट में करते हैं, लगभग 4 से 5 मिनट में। मैंने आराम से 6.5 मिनट लिया है। यहाँ पे बच्चे 22 मिनट में करते हैं, मैंने आराम से 27-28 मिनट लिया है। यहाँ पे इसको बच्चे 6 से 7 मिनट में करते हैं, मैंने आराम से 10 मिनट लिया है। तो देखो मैंने सब में बराबर बराबर, मतलब जो मेरे पास टाइम बचा बाद में 10-12 मिनट जो भी बचा पेपर करने के बाद, मैंने सब में थोड़ा थोड़ा अपना टाइम दिया। तो आपके पास भी टाइम अगर बचेगा तो आप काफ़ी चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है। ठीक है, जीएस को छोड़ के ना, जीएस में जनरली आप गलत भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, आ जाओ। देखो पोल बी जो है वो सी और ई के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता सी और ई किधर है, तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा। पोल जी जो है वो नॉर्थ में है ई के, तो ये है, ये आपका जी हो गया। एंड नॉर्थ ईस्ट, ये जी की ही बात हो रही है। जी जो है नॉर्थ ईस्ट है सी के, तो मतलब यहाँ पे सी आपका हो गया। ठीक है, और पोल बी आपका देख लो, यहाँ से पता चल जाएगा कि सी और ई के बीच में, तो पोल बी कहीं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पोल एच इज टू द वेस्ट ऑफ सी, तो पोल एच यहाँ पे हो गया। एंड नॉर्थ ऑफ एल, तो यहाँ पे पोल एच की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे एल हो चुका है। और आपसे यहाँ पे पूछा है, आगे पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोल एल विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, वरना आप जनरली क्या करते हो, गलती कर देते हो कभी कभी कि आप बी की डायरेक्शन निकाल दोगे एल के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपसे पूछा है कि एल की डायरेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये आपका हो गया साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा रुक के आराम से पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ पे आया है ई एम, तो मैं ढूंढूंगा भाई एम के बाद क्या है, नहीं मिला। ठीक है, एन के पहले क्या है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो ना ई एम आर है, तो बस लिख दो ई एम आर एन, एन के बाद है टी, तो ई एम आर एन टी। अब आपको मन में ई एम आर एन टी बोलना है, और जो गैप है उसको आपको ऐसे कॉपी पे लिख लेना। तो ई एम आर एन टी, ई एम आर एन टी, ई एम आर एन टी, ई एम, ऐसे लिखा जाता है। अब मुझे दिखा एन आर ई, एन आर ई मुझे एक में दिख रहा है, तो मैं इसको मार के आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा, मेरी ये आदत बन चुकी है, मैं ऐसे पीछे से ही चेक करता हूँ शुरू में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पीछे से आंसर जल्दी निकल के आ जाता है। अगर मैं आगे से चेक करता, आर टी एम लिखता, आर टी एम आर टी एम आर टी एम, फिर मैं चलो एन आर भी कर देता, एन कर देता, तो तब जाके निकलता। और पीछे से एन आर ई मैंने देखा, एन आर ई एक में है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसको कैसे करना है, अब देखो मुझे यहाँ पे दिखा इंटू टू है समथिंग, तो ऐसा नहीं कि मैं अब इंटू टू करूँ फिर मैं उसमें कुछ ऐड करूँ, ये नहीं करना है मुझे।
मैंने यहाँ पे देखा इंटू 2 करूँगा तो यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगी, उसमें +2 कर दूंगा तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे भी 6 दूनी 12 + 2 4, ठीक है। आपका 9 दूनी 18 + 2 0 और 2 दूनी 4 + 2 6, लेकिन यहाँ पे 5 है तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इंटू 2 और शायद +2 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटू 2 + 2 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप कैसे थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो अपनी स्पीड। देखो 6 पीपल नेमली विनय, लक्ष्मी, भावना, आरती, प्रेरणा, आयुषी, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे सबके नाम का पहला लेटर डिफरेंट है, तो आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 लोग हैं सर्कुलर टेबल पे, इनसाइड द टेबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया और डायरेक्शन आपका इनसाइड हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन लक्ष्मी एंड आयुषी, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि लक्ष्मी किधर बैठी है, आयुषी किधर बैठी है, तो अभी रहने दो। विनय सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आयुषी, तो यहाँ पे फिक्स पोजीशन हो गई कि आयुषी के जस्ट राइट में विनय बैठा हुआ है। अच्छा आयुषी और आरती है तो आयुषी में लिख दूंगा, आरती को पूरा लिख दूंगा, ठीक है। तो आयुषी और विनय। अब प्रेरणा फेसेस भावना, अभी हमें नहीं क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आरती सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ प्रेरणा, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक बात यहाँ पे पता थी कि प्रेरणा और आयुषी के बीच में एक लोग बैठे हैं ना, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन लक्ष्मी एंड आयुषी। तो एक बात देखो, लक्ष्मी आपकी यहाँ पे भी हो सकती हैं, और एक बार मैंने आपको बताया लक्ष्मी आपकी यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन जो दूसरा केस होता है उसको आप अंदर लिखा करो, ठीक है। आप सिर्फ LB लिख सकते हो। तो ये दूसरा केस है, अंदर जो मैंने बनाया वो दूसरा केस है, और समय आने पे मैं एक केस को कट कर दूंगा जहाँ पे मेरा जो फेल हो जाएगा अगर। तो यहाँ पे देखो प्रेरणा फेसेस भावना, तो प्रेरणा भावना अपोजिट में है, तो अगर लक्ष्मी यहाँ पे है, विनय यहाँ पे है, आयुषी यहाँ पे, तो देखो प्रेरणा और आपकी भावना अपोजिट नहीं हो सकती, तो मतलब लक्ष्मी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही कॉपी पे अपने काट दोगे। अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रेरणा और यहाँ पे लिखना है भावना, ठीक है। सिर्फ B लिख दो, और यहाँ पे आप लिख दो P और यहाँ पे लिख दो B। ये अंदर वाला केस डिफरेंट है, समझ रहे हो, आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। या आप अलग साइड में ऐसे बना सकते हो, लेकिन ऐसे ज़्यादा जल्द सही रहता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आरती सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ प्रेरणा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्रेरणा बैठ नहीं पाएगी आरती के आपका, तो ये वाला भी केस गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी हो जाएंगी अर्थी नाम है, जो भी नाम है इसका। देखो यहाँ पे आपका बन चुका है अब, ठीक है। आपको अलग से केस नहीं बनाना पड़ा और आपका यहीं पे बन गया। अब हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अर्थी, तो अर्थी के सेकंड राइट में आपकी भावना बैठी है, तो भावना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट लग रहा है ना, आप एक बार पीछे करके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, और साथ में आपको मज़ा भी आ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है ऐसे ना करते हो, अलग से केस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो देखा 5 1 6 18 6 14 हो सकता है माइनस, आप सॉरी 18 6 24 और माइनस आपका 2 कर दिया होगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो 20 23 माइनस 2 21 कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई ये 35 हो गया, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो मतलब ये तो नहीं होगा केस, कुछ और किया है। तो फिर मैंने ध्यान देगा कि यहाँ पे आपका R है और इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 18 4 22। यहाँ पे T है और इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 20 + 1 21। फिर मैंने यहाँ पे देखा N का मतलब 14 है और इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो 14 5 19। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, R दिख रहा है का उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैंने देखा AY का उल्टा Z भी हो रहा है, तो इसको मैं बाद में करूँगा, पहले मैं देख रहा हूँ क्या मेरा ऐसे ही आंसर आ जा रहा है। तो मैंने देखा J का उल्टा Q है, ED का उल्टा VW, ठीक है। तो मैं देखता हूँ H का उल्टा S हो जाएगा और LV का उल्टा जो होगा OV हो जाएगा। तो SOV एक ही में, तो आपको ये टिक मार देना है। अंदर की चीज़ें आपको फिर नहीं देखनी कि हाँ चलो इसका क्या रहा है, इसका ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना टाइम बचाना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे लोग इसको जल्दबाजी में गलत करती हैं, जबकि आसान है। और मैं आपको देखो एक बात में आपको याद होगा, जो अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो पुराने, तो मैंने आपको कहा है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। और मैं बता रहा हूँ, जब मैं इसको कर रहा था तो मैंने इसको पहला वाला टिक मार दिया, नहीं पहला वाला नहीं, शायद मैंने इसको पहला वाला टिक मार दिया था, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 सीधा लिखा है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा देखा तो मुझे दूसरा भी सही लगा, तो मैंने दूसरा देखा, फिर मुझे दूसरा सही लगा, तब मैं जाकर इसको सही कर पाया। और कुछ लोग ऐसे तीसरा देख के उनको लगेगा तीसरा भी सही है ना, तो आपको ये चीज़ बारीकी से देखनी पड़ती है, ठीक है। आप ऐसी जगह पे सिली मिस्टेक कर देते हो, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 5 का मुंह इधर खुला है और यहाँ पे 5 का मुंह इधर खुला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे R सीधा लिखा है। अब आ जाओ, तो हमसे पूछा है U कैसे रिलेटेड A से, तो आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने देखा यहाँ पे हर तरफ P है, यहाँ पे हर तरफ Q है, बस आपका पेन चल जाना चाहिए। देखो
ए इज़ द फादर ऑफ जे, जे इज़ द सन ऑफ बी, बी इज़ द चाइल्ड ऑफ, बी इज़ द चाइल्ड ऑफ जी, जी इज़ द मदर ऑफ, जी इज़ द मदर ऑफ एच, एच इज़ द सिस्टर ऑफ एन, एन इज़ द सन ऑफ क्या हो गया यू। तो आपकी भी ऐसे ही आपका हाथ चलना चाहिए जैसे मेरा चला, ठीक है। अब हमसे कह रहा है हाउ इज़ यू रिलेटेड टू ए, तो आपको दिख रहा होगा ये फादर इन लॉ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने देखा 5, मुझे लगा यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, फिर यहाँ पे 9 आ चुका, मतलब मैं गलत हो चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डिफरेंस लूँगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 आ चुका है, यहाँ पे 4 आ चुका है, यहाँ पे 6 आ चुका है, और यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका 5 आ चुका है, 56। तो मुझे दिख रहा है ये 7 6 होता है, ये 7 8 होता है, तो हो सकता है यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 6 है ना, तो 7 चौक हो और यहाँ पे आपका 7 दूना हो, तो 14 इसमें ऐड कर दूंगा तो 199 आ जाएगा, 199 ऑप्शन में भी है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मुझे तुरंत स्ट्राइक कर गया कि ये भाई 12 के पहाड़े में आता है और 12 सत्ते और 12 अट्ठे, मुझे यहाँ पे भी दिख गया 7:8, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो चुका है। यहाँ पे मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख गया, चलो ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, इसमें ऐड कर दो 3 और इसमें ऐड कर दो 4, तो आपका 21,000 है, यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे 5 ऐड करूँगा 19 आएगा, यहाँ पे मैं 9 ऐड करूँगा 30 आ जाएगा, तो अब ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो मुझे देखते पता है कि भाई ये जो है ना, ये 3 ट्रायंगल बना रहा है, ऐसे ये भी 3 ट्रायंगल बना रहा है, 3 दूनी 6, 7 8 9 10 11 12 हो गया, फिर मुझे यहाँ पे दिख गया 13 हो गया, फिर मुझे दिख गया यहाँ पे 14, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर 14, ठीक है। फिर आप थोड़ी बहुत और कोशिश करो, अगर आपको दिख रहा है तो नहीं, अदरवाइज नहीं दिख रहा तो ये। और मैं आपको यहाँ पे एक बार और याद दिला दे रहा हूँ कि इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, 1 2 3 लिखोगे, 1 + 2 + 3, आपका टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ मैथ्स पे। अब मैथ्स पे देखो क्या कह रहा है, एक पर्सन है 360 किलोमीटर 12 किलोमीटर की स्पीड से, 190 किलोमीटर 50 की स्पीड से और 369 किलोमीटर 45 की स्पीड से, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल टाइम टेकन बाय अ पर्सन। तो आपको टाइम का एवरेज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे 30 टाइम लगा है, क्योंकि आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे। यहाँ पे 19/5 है और यहाँ पे 369/45 है, तो इसको 9 से काट दो, तो 9 आपका 4 1, अब इन दोनों को जोड़ दो तो 40 50 60, 60/5 मतलब 12, तो 30 + 12 आपका 42 आ चुका है। अब आपको एवरेज निकालना था, तो यहाँ पे 3 अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर दोगे, 3 अलग अलग टाइम दिया, तो इसका निकाल लो एवरेज, तो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेडर सेल्स इतना kg इतना रुपये, तो अगर मैं 1 kg का निकालना चाहूँ तो 1 kg का कुछ इतना आ जाएगा कि नहीं, 756, ये 1 kg का सेलिंग प्राइस है। और हमसे क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस है, और हमसे कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली, पहली बात तो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये है कि अब आपकी कैलकुलेशन अच्छी खासी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी। आप कोई भी इसमें ना ही आप डिजिटल सम लगा सकते हो, ना ही आप कुछ और लगा सकते हो। तो जब कैलकुलेशन है और आपको दिख रहा है ये सब डिवाइड करना है, तो आप इसको तुरंत स्किप करके अगला क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप आके इत्मीनान से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप शुरू में करते हो तो हो सकता है आप थोड़ा सा जल्दबाजी करो, जिसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक हो जाए, और सिली मिस्टेक शुरू में आप नहीं कर सकते क्योंकि आप थोड़ा सा पैनिक हो जाओगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। और कैलकुलेशन शुरू में करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप दोबारा आके बाद में करना, ठीक है। तो हाँ चलो ठीक है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस होगा, और हमसे कह रहा है ये कितने प्राइस पे उसको खरीदा होगा कि उसको 33% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 33% का प्रॉफिट हो रहा है इस सेलिंग प्राइस पे, मतलब ये 133 का प्राइस है और मुझे 100 का प्राइस निकालना है, तो ये 100 रुपये में खरीदा होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो मुझे 100 रुपये का ही मतलब निकालना है। तो अब आपको दिख रहा है कैलकुलेशन टफ है, तो वही चीज़ कहाँ आगे बढ़ जाओ, बाद में आके कर देना, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें करना पड़ेगा। तो मैं देखूँगा तो ये आपका 7 5 12 और 6 18, ठीक है। यहाँ पे 7 2 9, यहाँ पे 9 और 6 3 9, मतलब ये 9 से जा रहा है, तो 9 से काट दूंगा, 8 4, 9 से काट दूंगा, 9 1 9, 9 3 27, 1 0 आपका 4। फिर मैं देखूंगा क्या ये किससे जा रहा है, तो क्या ये 7 से जा रहा है, तो 7 से ये क्या जा रहा है, 7 1 7 6 56 40 सॉरी 50, ठीक है। तो 7 से जा रहा है, तो ये 12 हो गया, और 7 1 7, यहाँ पे 6 आ चुका है, 8 56, यहाँ पे 50 आ चुका है, मतलब 7 और दूना, फिर 18, ये 12 से भी जा रहा है, तो 12 1 12,
यहाँ पे 67 5 और यहाँ 72 6, तो 156 मतलब आपको 133 को सिंपली 15600 से डिवाइड कर देना, तो आपका यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे 133 आ चुका है, यहाँ पे 3 2 0, फिर आप 1 से ही ले जाओगे तो 133 आ जाएगा। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको 1 1 दिख चुका है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब कुछ। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्वेश्चन भी आपको बाद में आके करने वाला है ना, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा है ऑप्शन काफ़ी पास पास है और यहाँ पे आपको डेज काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आपका क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ऐसा ही, लेकिन कभी कभी आपको टी जो होता है मंथ में दिया होता है, तो आप क्या करते हो, सपोज 5 मंथ दिया तो आप इंटू टी की जगह क्या लिखते हो 5/12। ठीक है, यहाँ पे आपको डेज काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अपॉन 365 लिखोगे, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ अपॉन टोटल मंथ लिखते थे, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अपॉन 365 लिखोगे। 365 क्यों लिखोगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम। देखो शुरू में आपको लगेगा टफ है, लेकिन जब आप इसको नंबर ऑफ डेज काउंट कर लोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, नीचे वाले 100 से ये 2 0 चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे 13 इंटू 9 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो देखूँगा यहाँ पे अगर 28 का महीना होगा तो आपका 15 8 23 और एक 24, टोटल 24 दिन हो गए। ठीक है, क्योंकि 5 फेब को भी आप काउंट करोगे। फिर आपका महीना जो मार्च होता है वो 31 का होता है, और यहाँ पे 18 और आ चुका है, तो 5 8 5 13, 3 हाथ लगा 1, और यहाँ पे 3 3 6 1 7, 73 अपॉन 365। तो आपको दिख रहा होगा ये 5 बार में जा रहा है, और साथ में आपको 13 नवा कितना होता है, 13 नवा होता है आपका 117/5, 5 दूना 10, 4, तो 23.4 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको यहाँ पे पूरे डेज काउंट करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी पास पास है। अदरवाइज पूरे डेज अगर काउंट नहीं करने पड़ते तो आप लगभग इसको 2.5 महीना मान सकते थे। ठीक है, लगभग 2.5 महीना मान सकते थे, या 2 महीने भी मान सकते थे, अगर ऑप्शन काफ़ी दूर दूर होते हैं तब। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 और हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है x की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 की जगह अगर हमारे पास छूट होती तो यहाँ पे 0 ही लगा देते, हमारा हो जाता कि ये चलो 8 से चला जाएगा। 8 से जाने के लिए हम क्या चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पे 1 रखो, 1 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, क्योंकि 4 4 8 जब आप करोगे 8 से डिवाइड तो 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 4। x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने एग्जाम में कैसे किया था मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पे a और b ग्रेटर देन 1 है, और मुझे बताना है ए बी की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैं कहा भाई कोई ऐसी वैल्यू मैं a की मान लूँ जहाँ पे b मेरा इंटीजर हो जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 4 मान ली, तो यहाँ पे ऊपर 80 आ गया, नीचे आपका 5 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 16। a की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 4, 16 चौक 64, 64 मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने एग्जाम में किया था, क्योंकि एग्जाम में ऐसे इधर उधर क्वेश्चन आते हैं अजीबोगरीब, तो आपको वहाँ पे वैल्यू गेस करनी है। अगर आप गेस कर पा रहे हो वैल्यू तो तुरंत गेस करो, कोई आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आप एकदम बेसिक से करो जैसे करते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों का सम सेम आए तो जिसमें गैप जाता है उसमें डिस्काउंट जाता है। तो अगर इन दोनों की बात करो तो गैप इसमें 15 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, तो गैप ज़्यादा डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा। बट आपको पता है इसमें आपका जो डिस्काउंट होगा 35 माइनस 15 दूना 30 इतने का होगा, इसमें आपका 35 माइनस 2.5 का होगा। ठीक है, आपको पता है ना सक्सेसिव निकालते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन जब आप यहाँ पे आप प्लस एक्स प्लस वाई करोगे ना तो ही आपका 42,000 है, और लगभग आप वैसे लगभग न भी निकालो तो भी आपको समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे जो सेकंड ऑफर है वो सबसे बेस्ट ऑफर है। लेकिन अगर आप निकालना तो लगभग निकालो, ऐसा नहीं कि आप एकदम कैलकुलेट करो। यहाँ पे 25 से 25 दूना 50 भी कर दो, चलो ना, यहाँ पे 25 मान लो, इसको 50 2 मान लो, 20 मान लो, तो भी आपको -5 ही करोगे, आपका 37 तब भी आ रहा है, इन दोनों से तब भी ज़्यादा आ रहा है ऑफर। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान देनी है ऐसे क्वेश्चन में, देखो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। यहाँ पे आपको ये जरूर पढ़ना है कि कस्टमर के लिए बेस्ट ऑफर है या आपका सेलर के लिए बेस्ट ऑफर, शॉपकीपर के लिए बेस्ट ऑफर है। अगर शॉपकीपर के लिए बेस्ट ऑफर है तो डिस्काउंट जितना कम रहेगा उतना ही ऑफर ज़्यादा बेस्ट रहेगा सेलर के लिए, और कस्टमर के लिए जितना ज़्यादा डिस्काउंट उतना ज़्यादा फायदा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर के लिए तो सेकंड ऑफर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि शॉपकीपर के लिए कौन सा बेस्ट है, तो आप देखोगे शॉपकीपर के लिए बेस्ट ये वाला ऑफर है। पहला वाला ऑफर किसके लिए बेस्ट है, शॉपकीपर के लिए। ठीक है, तो आपसे दोनों चीज़ पूछ सकता है। इसको देखो क्या कह रहा है, गुरमीत और गरिमा जो है एक्स अमाउंट ऑफ पैसा किसी बिजनेस में डाल रही हैं, और जो रेशियो है वो 4:7 है,
और जो उनकी डिफरेंस बिटवीन दियर शेयर से, मतलब जो उतना पैसा डालें उसके बीच का जो डिफरेंस है 930 है। तो आपको दिख रहा है 4:7, मतलब जो डिफरेंस है 3 है, 3 की वैल्यू आपको 930 दी है और आपसे इस 11 की वैल्यू पूछी है। तो 11 का मल्टीपल आपको ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, तो आप यहाँ पे टिक मार के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है 3 का भी मल्टीपल है, तो आप यहाँ से बढ़ सकते हो। अदरवाइज आप करना चाहो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 310 आ रहा है, इंटू 11 कर दोगे 310 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 3410, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज 11 का मल्टीपल देखो, ऑप्शन में एक ही है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। देर इज एन आउटलेट पाइप पी ड्यू टू विच इट टेक्स 16 आवर्स मोर टू फिल द टैंक। ठीक है, तो अब एक साथ जब बी चलता है तो ये 16 घंटे और ज़्यादा लेता है, मतलब पहले 8 लेता था, अब 16 और ज़्यादा लेता है, मतलब अब 24 लेगा। मतलब ए 8 लेता था, ए बी मिलके, क्योंकि बी आपका ड्रेनेज पाइप है, ये 24 लेते हैं। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू -2 होगी, तभी आपका बी की वैल्यू क्या जाएगी, -2 हो जाएगी, तभी ए बी की वैल्यू आपकी 1 है। एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अकेले भी कितने देरी में खाली कर देगा, तो डिवाइड बाई 2, 12 घंटे में खाली कर देगा। तो इस तरह से आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। ठीक है, ज़्यादा हिंदी बोल दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स के पॉप। के पॉप, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। जिससे यहाँ पे आपको 2 ब्लू कलर दिख रहा होगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्लियर नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सा रियल ब्लू कलर है। वैसे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मॉक में दिक्कत आएगी। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ब्लू कलर है? ठीक है, तो अब जब आप इसके बाद देखोगे तो इसके बाद रेड कलर है। ठीक है, तो ये रेड कलर इसके बाद होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में ही लिखा रहता है। ठीक है, तो इस वजह से आप क्लियर कर लोगे कि ये के पॉप जो है वो ये है। ठीक है, ये 21% वाला है। बहुत ही बेसिक चीज़ थी, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि ये मेरे साथ भी कन्फ्यूज़न होता था मुझे शुरू में। ठीक है, तो बाद में मैं समझ गया कैसे करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको 21 की जो वैल्यू दी है वो आपकी 31500 दी है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्लासिकल 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 फोक 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 जैज म्यूजिक जैज म्यूजिक जैज म्यूजिक। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 33, 20, 53, और इसका एवरेज मतलब 53/3। तो ये 21 की वैल्यू है और आपको 53/3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो मुझे दिख रहा है, ये मुझे 105 दिख रहा है, और ये मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 यहाँ 15, और यहाँ पे मुझे 26 दिख रहा है, और यहाँ पे 2 0 और दिख रहा है। तो मुझे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसमें मैंने गलती की थी, और मैंने आपको बताया ना मुझे यूनिट डिजिट्स में निकला, मुझे 2 निकल के आया, तो मुझे एक ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं दिखा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे करते हैं, तो मुझे दिख रहा है 40 बार जाएगा, और ये 35 दूना 70 होता है, तो ये आपका 1400 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसा नहीं कि 35 × 16 करने लगो, वैसे आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है ये 2 × 8 है, मन में करना है। 35 दूनी 70 और ये 560, तो -560, 14 दूनी 28। जब आपको जो 2 0 दिखता है ना, 2 0 ऐसे काट दो, और 14 दूनी 28, तो -28। तो ये हो गया आपका। अब आपको कैसे करना है, देखो 400 घटा दो पहले, यहाँ पे 160 बचा और यहाँ पे 188 बचा, मतलब आपको 1000 में से 188 घटाना है सिर्फ, जो आपको 812 दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दीपा एंड दीपू इज इतना आफ्टर 8 ईयर। तुरंत आपको ये सब चीज़ें अब आपको तुरंत करनी है। +8 + 8 = 2/3। जैसे मैंने डायरेक्ट किया ना, वैसे आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं कुछ। तो यहाँ पे आपका 9x + 24 = 10x + 16। ठीक है, अच्छा मैं एक बार सोल्यूशन बता दे रहा हूँ कैसे किया मैंने, वरना कुछ बच्चे हो सकता है दिक्कत आ जाए। तो यहाँ पे 3x और 5x एज थी, 8 साल बाद +8 + 8 कर दिया, तो यहाँ पे जो रेशियो हो गया एज का वो 2/3 हो गया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, x की वैल्यू आपकी आ रही है 8। ठीक है, अब दीपू की एज पूछा है, दीपू की एज 5 थी, तो 5x मतलब 40 और 40 13 साल बाद 53। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, कुछ बच्चे, सबको नहीं कर रहा लेकिन कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे, भूल गए होंगे, और ये ऐसा है ही कि ये भूल जाने वाला है, ऐसी बात नहीं कह रहा कि आप नहीं भूल सकते। तो आपको रेगुलर रिवीजन कुछ देखो, फार्मूला नोट्स जो बनता है, मैंने आपको शेयर किया है फार्मूला नोट्स अपना, आप देखोगे मैंने 6-7 पेज में पूरे फार्मूला नोट्स निपटा दिए हैं, और मैंने उसमें वही फार्मूला लिखा। और अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तब मुझे उन फार्मूलाज की भी ज़रूरत नहीं है, तब के हैं जब मैं पढ़ता था। ठीक है, तब के वो फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो अब तो मैं अगर अब बताऊँ ना, तो अब आपको मेरे ख्याल से 2 से 3 पेज में आपको सारे फार्मूले निपटा देने हैं। फार्मूला किस में, एडवांस मैथ्स में ही है आपका, उसमें तो फार्मूला है नहीं ज़्यादा। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ये मैंने आपको अभी ज्योमेट्री क्लास पढ़ाई, उससे मैंने आपको रिवाइज कराया है। अगर आपने ज्योमेट्री क्लास देखी तो 2 ज्योमेट्री के क्वेश्चन ऐसे हैं
जो आप 2 या 2-3 क्वेश्चन जो भी हैं आप इजीली कर सकते हो उस 1.5 घंटे के लेक्चर से आप सिर्फ कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था। तो एक बात और बता दो, चलो यहाँ पे तो ये सब बातें कर लिया। सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं वीडियो, एक बार ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, नॉर्मल ट्रायंगल का, जो भी नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल दे दे उसका आप इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लिखो, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लिखो, प्लस करके मैं लिख देना एंड, ठीक है। और आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। और फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। उम्मीद है आप लिख लिए होगे। अब मैं आपको यहीं पे सारे फॉर्मूले रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो लिख लो पहले, उसके बाद देखो, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रायंगल का मैंने बताया था 2 फॉर्मूले होते हैं, एक एरिया अपॉन एस, ठीक है, एस आपका सेमी पेरीमीटर है, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो ABC अपॉन 4 एरिया होता है। और मैंने आपको बताया था सर्कम रेडियस बड़ा होता है, तो जिसमें 4 आ जाए वो आपका सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है, और ये आपका इन रेडियस का। मैं नोटेशन, इसका नोटेशन जो होता है स्मॉल और कैपिटल आर होता है, वही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये स्मॉल आर का है और ये कैपिटल आर का है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, याद करने का तरीका भी बताया था कि सर्कम रेडियस बड़ा होता है तो उसका उसमें 4 आना चाहिए। अगर मैं आपकी बात करूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो 2 फार्मूला थे, A/√3 और A/2√3। और अब बताएं आप बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, तो ये आपका सर्कम रेडियस का हो जाएगा और ये आपका इन रेडियस का हो जाएगा। अब आ जाओ आप इस पे राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैंने आपको बताया था कि उसमें जो एक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस आपका हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे मैं माइनस सही से लिख दूँ, माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2, ये आपका इन रेडियस का है। और आपको बताया था हाइपोटेन्यूज का जो डायमीटर का हाफ होता है, सॉरी हाइपोटेन्यूज ही बोलूँगा, जो हाइपोटेन्यूज है उसका हाफ जो होगा वही आपका सर्कम रेडियस का फार्मूला हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला है। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रायंगल दिया है जिसका एरिया 56 है और इन रेडियस 7 है और अपॉन ही सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 8 है तो पेरीमीटर की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 नंबर्स आर इन रेशियो 4/7, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 24 लेस देन। तो यहाँ पे 24 एक नंबर ज़्यादा है, कम हुआ है, तो यहाँ पे मैं x मान लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर का 2x मतलब 8x जो है वो बड़े नंबर के 4/3 से, 4/3 जब इसका करोगे तो 7 चौक 28/3, 28/3 x से 24 कम है तो 8 3 24, 4x/3 इक्वल टू 24, यहाँ पे 6 3 18, x की वैल्यू आपकी 18 आ चुकी है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिफरेंस 3x है, x की वैल्यू आपकी 18, 18 3 54 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 24 men can do a work in 15 days working 12 hours a day ना। हाउ मेनी परसेंट 36 men be able to do double, पहले आप सिंगल निकालो फिर डबल भी देख लेंगे, बाय वर्किंग 10 आवर्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, मैं पेन उठ जाना चाहिए तुरंत, और डिवाइड बाय कर दोगे 36 आदमी 10 दिन कितने दिन के लिए काम करेंगे ये निकाल लो यहाँ से। तो आपको दिख रहा है, ये आपको 2 दिख रहा है, ये आपको 3 दिख रहा है, 15 दूना 30 से 30 गया 12, लेकिन ये 12 क्या है, ये एक काम है, यहाँ पे डबल काम कर रहा है, तो 12 × 2 इक्वल टू 24। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ ना, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई इसको आप एग्जाम में अप्लाई मत करना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होता है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। तो बस जुगाड़ बता रहा हूँ, जुगाड़ ये है कि यहाँ पे डबल पूछा है, डबल द क्वांटम ऑफ वर्क ना, डबल बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे ना, तो आपको 2 वैल्यू ऐसे दिखेगी जो ये होगी इसकी डबल होगी, तो यहाँ पे डबल पूछा तो इसका वाला आंसर ये होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर आपको कभी दिखे तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये चीज़ होती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ ना कि आपको कभी क्वेश्चन पूछा, आपको मानो मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा और आपको बताना है कि रेडियस का हाफ बता दो, रेडियस का हाफ बताना है आपको ऑप्शन सारे यही दिए हैं, तो आपको दिखेगा 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एक दूसरे की डबल हैं, तो यहाँ पे हाफ वाली जो वैल्यू है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या बता दो कि आप डबल ऑफ द डायमीटर, डबल हाइट का डबल बता दो, तो ऐसे केस में होता है, ऐसा जनरली होता है, मोस्ट ऑफ द केस में होता है, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर आप तुक्का मारो लास्ट मोमेंट तो बता रहा हूँ, तब के लिए बता रहा हूँ बस। अब आपको ये आपका √2 है ना, और ये एग्जाम में भी √2 था। यहाँ पे मैंने जैसे साइड छोटा करके ना इसको किया, तो हो सकता है रूट गायब हो गया हो, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में भी रूट था, मैंने चेक किया, क्रॉस चेक इसको। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, तो यहाँ पे 20x² + 5 - 3x और 8 चौक 32 को इधर भेज दो तो -32x = 0। इसको 35x लिख सकते हो ना, -35x लिख सकते हो। इसको 5 से डिवाइड करो तो 4x² + 1 - 7x = 0।
अब आपको यहाँ पे दिख रहा हो 2x दिख रहा है ना, तो आपको 2x दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आप 2x से डिवाइड कर दो पूरे को, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 2x से डिवाइड करो तो आपका 2x प्लस 1/2x, इसको उधर भेज दो तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको माइनस निकालना है ना, तो यहाँ पे -2 कर दो दोनों साइड, तो ये आपका √2x - 1/√2x का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, और ये आपका क्या बन चुका है, 3/2, तो इसको इधर भेज कर रूट कर दो तो आपका √3/2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितना कॉम्प्लेक्स दिखे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन गायब हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे जो चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे आपको कहा होगा ना कि यार जब आप यहाँ पे LMO द्वारा बेचेगा कंपनी बी के जूतों की तथा इसके रेशियो निकालना है, तो जब LMO निकालोगे ना तो शायद 160 आ रहा था। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखोगे तो 12, 15, 16, 12, तो आपको 16 एक जगह दिख रहा है, तो आप इसको 16 वाला ऑप्शन टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हो, आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा कि 7s² प्लस इसको 7c² प्लस 2c² लिख दो, तो आपको दिख रहा होगा ये c की वैल्यू चाहे जो हो, मतलब एंगल चाहे जो हो, इसकी तो वैल्यू 7 आएगी ही आएगी, इससे कम तो आ ही नहीं सकती, तो मतलब 7 तो मिनिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप 90 डिग्री डाल दो तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू 7 आएगी ही आएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्री के रिवीजन में बताया, लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करता है, 90 डिग्री सबटेंड करता है, यही एंगल ए है। ठीक है, और एंगल a/3 बताना है, तो आपका 30 हो जाएगा, 90/3 30। मैंने कहा था जो आपको छोटा वाला टर्म दिखता है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो छोटे वाले टर्म पे आप 90 - 3 थीटा लगाया करो, इक्वल टू 60 - 2 थीटा। यहाँ पे आपका थीटा जो है की वैल्यू 30 आ चुकी है। 30 क्या होता है, π/6 होता है। ठीक है, आपको एक बार बता दूं यहाँ पे मैंने क्या लगाया, जिनको नहीं पता हो, मैंने सिंपली cos थीटा को sin 90 - थीटा लिखा है। ठीक है, इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया है। ठीक है, आसान सा है। और एक बात और बता दूं, जिसने अगर ज्योमेट्री की मैं कंप्लीट रिवीजन कराया हूँ ज्योमेट्री का, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी कंप्लीट रिवीजन कराया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन 100 मिनट में कराया है, ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन 90 मिनट में कराया है। आप इसको अगर नहीं देखो तो जाके देख लो, आपको सारी चीज़ें, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप भूल जाते हो, मतलब हाँ पढ़ा हुआ है लेकिन वो याद नहीं आता, तो आपको सारी चीज़ें, सारा रिजल्ट याद आ जाएगा, सिर्फ आप रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है, इसको देखने के बाद तो 40% कॉपर है, तो 16 चौक 64, मुझे पता, मैंने आपको बताया ना 2 जीरो ऐसे चला जाता है नीचे वाले 100 से, तो 16 चौक 64, तो ये 64 हो गया, 16 छक्का 96, ये 96 हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका कॉपर है, और ये आपका क्या है, जिंक है। अब एक पॉट बनाना है जिसमें मैंने 16 ग्राम जिंक और 20 ग्राम कॉपर इस मिक्सचर में मिलाया है। ठीक है, तो 16 ग्राम जिंक मिलाया है, ये 16 हो गया, 20 ग्राम कॉपर मिलाया है, तो अब उसका रेशियो बताना, तो ये हो गया 84, ये हो गया 112। इसको मैं 7 से काट देता हूँ, तो ये 7 51 छक्का, और यहाँ पे 7 12, ये आपका 3:4 आ रहा है। बट आपसे क्या पूछा है, आपसे जिंक और कॉपर का रेशियो। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तब हो जाता जब मैं पे ई में मैं 3:4 डाल देता, और जनरली ऑप्शन आता है ऐसा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है ना, आपको 3:4 दिख रहा है, आप सारे ऑप्शन देखोगे, आपको 4:3 भी दिखेगा, तब आपको अलर्ट होना। उसके पहले आपको अलर्ट होने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे जिंक और कॉपर का रेशियो देख रहे हो, किसका किसका पूछा है। ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन में अगर आपको ये दोनों ऑप्शन दिखता है तब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, अदरवाइज आप ऐसे 3:4 निकालो ना, इस ऑप्शन में आप 3:4 इसको मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 3:4 भी है, 4:3 भी है, तब आपको अलर्ट होना है। ठीक है, अब पुलिस मैन 200 मीटर के बीच की दूरी है, इनकी जो स्पीड है, और ऑब्वियस है आपका भाई चोर पुलिस का पीछा करेगा, ऐसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, सेम डायरेक्शन में ही भागेंगे, तो 2 है इंटू 5/18 कर दो, ये आपका सेकंड्स आ चुका है। आपसे मिनट पूछा है, डिवाइड बाय 60 कर दो। आपका इस तरह से पेन उठना चाहिए, अगर आप थी पुलिस वाला क्वेश्चन देख लो तो इस तरह से आपका पेन तुरंत उठ जाना चाहिए। 6 त्रिक 3 दूनी 6, आपका ये 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, आपका 6 मिनट्स आ गया है। ठीक है, तो ये 6 मिनट्स आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द एवरेज मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट का 75 है, इफ द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट आर मिस्टेकनली रिटन एज 90, मतलब 90 लिख दिया लेकिन एक्चुअल में 82 था, तो यहाँ पे ज़्यादा काउंट हो गया, तो मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 8 ज़्यादा काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ज़्यादा काउंट हुआ है, तो जब एक्चुअल होगा वो तो कम होगा। ठीक है, तो -8 करना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो आपका मतलब 0.1 आपको कम करना पड़ेगा। 75 आपका एवरेज था, अब 0.1 कम हो जाएगा, तो 74.9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इतना,
तो ये इसको मिनट्स में चेंज कर लो तो 360 400 मिनट्स आपका ए और बी मिल के ले रहे हैं, ठीक है। बी अकेले 720 मिनट ले रहा है क्योंकि 12 घंटे में 720 मिनट हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं कहा कि भाई ये इतने दिन काम कर रहा है, इतने, ये सब चीज़ें नहीं कहा है, हमसे सिंपल कहा इतना पैसा दे रहे हैं तो कितना पैसा मिलेगा ए और बी को, और जो भी पूछा आगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सिर्फ डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल लो, आपको और कुछ नहीं करना। तो इसकी अगर एफिशिएंसी निकालूँ मैं तो इसको 0 से 0 चला जाएगा, ये 8 बच्चे 8 9, तो ये एफिशिएंसी आ चुकी है। ए बी की एफिशिएंसी 9 है, बी की एफिशिएंसी 5, तो मतलब आपकी ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। तो जो पैसा बटेगा ना 4:5 बटेगा, टोटल पैसा इतना है। और मैं इसमें क्या कर दूँ, टोटल 9 से डिवाइड कर दूँ क्योंकि टोटल 9 एफिशिएंसी है ना टोटल, और 5 किसको बी को कितना मिल रहा है, तो ये मुझे निकालना है। तो 9 एकन्ना 9, 9 दूनी 18, 9 एकन्ना 9 और 2 18 21, 9 दूनी 18 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा। तो आप इसको कर लो, 5 20 हाथ लगा दो, 5 दूना 10, 12 हाथ लगा आपका, 1 5 दूना 10, 1 11 हाथ लगा, 1 5 गुना 5 6, इतना आ चुका है, ये बी को मिलेगा। और जब ये बी को मिलेगा तो आप देखो बी को कितना मिल रहा है, 210 ज़्यादा मिल रहा है 6000 से, नहीं 6000 से 120 ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 6120 मिल रहा है। तो आपका बी क्यू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इफ द सर्कम रेडियस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 है तो मुझे बताना है इन रेडियस। अभी ऊपर बताया कि सर्कम रेडियस जस्ट डबल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस का, तो ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ रेडियस ऑफ स्फेयर इज 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब स्फेयर का जो रेडियस है 3 है, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो है 4। मुझे क्या बताना है, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 3 × 3 × 3, रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 4 × 4 × 4, ठीक है। तो आप देखो कि पाई/3 से पाई/3 गया, आपका 4 से 4 गया, यहाँ पे आपका 3 3 9 3 27 आ चुका है, और यहाँ पे 4 4 16 दूना 32 आ चुका है। तो 27:32 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो अच्छे थे, और मैथ्स के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। और मैं आपको कुछ बातें और बता दूं, तो देखो यही चीज़ है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, आप एक अच्छे बच्चे हो, और अगर वहाँ पे कहीं जाके आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपने सिली मिस्टेक्स की हैं या आपने थोड़ा सा आप पैनिक हो गए हो, ठीक है। तो एक बात बता दूँ, वही चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि देखो एग्ज़ाम देने से पहले ये सोच के दिया करो कि एग्ज़ाम टफ आ चुका है, टफ आ सकता है, और अगर एग्ज़ाम टफ आएगा तो मुझे क्या करना है, मैं जितना कर सकता हूँ ईजी वाले वो मुझे सबसे पहले करने हैं, उसके बाद जो टफ में जो थोड़े बहुत कर सकता हूँ वो करना है। अगर आप वो भी कर दोगे ना तो आपकी काफ़ी अच्छी, मतलब आप जो जॉब चाहते हो वो मिलने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, कोई गलती एक बार हो रही है उस गलती को रिपीट मत करो मेरे भाई, ठीक है। और ये धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसा नहीं कि आपका 1-2 दिन में इंप्रूवमेंट आएगा, 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन वो इंप्रूवमेंट आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो। मुझसे सिली मिस्टेक्स इसलिए होती हैं क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बता दूँ तो जब मैं रेगुलर था तो अगर मैं मैथ्स रीजनिंग की बात बताऊँ ना, क्योंकि इंग्लिश में भाई सिली मिस्टेक नहीं होती है, अगर आपको आता है, एरर में हो सकता है कि एरर में आपको एरर हो सकता है दिखे लेकिन आपको नहीं दिख पाता, उस केस में हो जाता है। अदरवाइज इंग्लिश और जीएस में सिली मिस्टेक्स नहीं होती, सिली मिस्टेक सिर्फ आपकी मैथ और रीजनिंग में होती है। और मैं आपको अपनी बात बताऊँ, जब मेरी प्रिपरेशन पीक पे थी तो एक टाइम ऐसा आ चुका था कि मेरी मैथ्स रीजनिंग में गलती तभी होती थी जब वो क्वेश्चन खुद गलत आया हो, और ऑली बोर्ड पे काफ़ी क्वेश्चन गलत आते हैं, ठीक है। मतलब तब तो आते थे ना, अभी तो कम कर दिया काफ़ी, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो आपका भी ऐसा ही होना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन फेज चल रही है, हो सकता है आप बिगिनर हो तो हो सकता हो, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।